कि जो नॉर्मल यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स यूज करते हैं, वो जैसे जैसे उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, वो कॉम्प्लेक्स और अच्छे बेटर न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइजर्स के ऊपर जाएंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा कोरोमंडल इंटरनेशनल को मिल सकता है और इसमें बहुत बड़ी री रेटिंग हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका हमारा जो प्राइस टारगेट है वो 983 का है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल है मिड कैप से पहली पसंद, जहां पर 983 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है और ये पहला स्टॉक रहेगा हेमांग की ओर से। इनफैक्ट पार्थिव, आप भी इस थीम को प्ले करना चाहेंगे क्या? कोई स्टॉक चुनेंगे स्पेस से जो कि मॉनसून एग्री स्पेस से रिलेटेड हो? डेफिनेटली थैंक्स टू हेमांग जी, उन्होंने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया बिकॉज मेरा जो एक कंपनी है वो है ईआईडी पेरी और ये सेम मुरुगुपा ग्रुप कंपनी से है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जानते हैं कि ईआईडी पेरी के पास काफ़ी बड़ा होल्डिंग, ऑलमोस्ट अबाउट 60% इन कोरोमंडल इंटरनेशनल। और कोरोमंडल इंटरनेशनल भी बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी, आगे जाती भी बहुत बेहतरीन करेगी। तो अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर देखूँ तो ईआईडी पेरी के पास जो स्टेक है उसको अगर मैं एक बहुत बड़ा होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी देता हूँ 40-50%, फिर भी अगर मैं देखने जाऊं तो जो शुगर बिजनेस है, जो रिफाइनिंग बिजनेस है, न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस है, वो ऑलमोस्ट अवेलेबल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट ओनली इन होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पैसा ज्यादा नहीं बनता है, हमें कोर बिजनेस कैसा चल रहा है, स्टैंड अलोन बिजनेस कैसा चल रहा है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 साल के अंदर ईआईडी पेरी ने पूरा डेट फ्री बिजनेस मॉडल कर दिया है, पूरा उनका बैलेंस शीट डेट फ्री हो गया है और उन्होंने बहुत एफिशिएंसीज पे काम किया है। पहली एफिशिएंसी की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने कुछ प्लांट्स रीलोकेट किए हैं फ्रॉम तमिलनाडु टू कर्नाटका। इसका रीजन यही है कि जो केन की यील्ड है वो कर्नाटका मार्केट्स में बेटर है एज कंपेयर टू तमिलनाडु, तो आगे जाते उनको अच्छी प्रोडक्टिविटी से बिजनेस उनका चलेगा। प्लस अगर देखने जाए तो मॉनसून ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स हैव बीन वेरी गुड, रिजर्वोयर लेवल्स काफी अच्छे भरे हुए और इस साल का भी मॉनसून अच्छा लग रहा है। और शुगर सेक्टर में ओवरऑल काफी तेजी लग रही है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्पेशली इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो उसके वजह से मुझे लग रहा है कि शुगर सेक्टर में एक सस्टेनेबिलिटी से रैली होगी। और इवन ब्राजील का भी जो डेटा आ रहा है जहां पे डेफिसिट की बात चल रही है बिकॉज ऑफ ड्राउट, तो वो भी बोर्ड्स वेरी वेल फॉर अ कंपनी लाइक ईआईडी पेरी। दूसरी अच्छी बात है तो थोड़ा कमोडिटी मॉडल से डी रिस्क हो रहे हैं और थोड़ा B2C पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक इन जैगरी, इन शुगर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स टाइप की हेल्थ बोलते हैं, हेल्थ वाली अच्छी शुगर जो है उनका भी वो काफी प्रचार कर रहे हैं, मार्केटिंग स्पेंड्स भी कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है आगे जाते हैं बहुत ही बेहतरीन फायदा करेगा। उन्होंने डिस्टिलरीज में भी कैपेसिटीज बढ़ाई है जो कैश फ्लोज को ऐड करेगा। और अच्छी बात ये है कि कोरोमंडल इंटरनेशनल अच्छा करता है, वो अच्छा डिविडेंड देता है, तो मेजॉरिटी डिविडेंड ईआईडी पेरी को मिलता है। प्लस ईआईडी पेरी भी एक ऐसी शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी है जो उनके इन्वेस्टर्स को काफी रिचली रिवॉर्ड करती है। तो मेरा मानना है 20% इजीली यहाँ से अपसाइड मुझे दिख रही है आने वाले 6 से 12 महीने में। ठीक है, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल को तो मिले हैं 2 ब्लू टिक, हेमांग की भी पसंद है वो और वोट उसको मिला है पार्थिव का भी। और जो पार्थिव ने स्टॉक चुना है वो है ईआईडी पेरी। तमाम फैक्टर्स आपको बताए क्यों खरीदना चाहिए और इन स्तरों से 20% के रिटर्न तो आसानी से मिल सकते हैं। संजीव जी, अगर एक सेक्टर की बात करें जिसने कोविड संकट में सबसे पहले चलना शुरू किया था वो था फार्मा, और इसमें दिग्गज स्टॉक्स हो या फिर छोटे शेयर्स हो, दमदार पैसा बनाकर दिया है। लेकिन एक एप्रीहेंशन ये अब थोड़ी मन में है इन्वेस्टर्स के, क्या अभी भी स्टीम फार्मा में बाकी है? आपको क्या लगता है, कोई चुनेंगे स्पेस से स्टॉक, मिड कैप स्पेस से खास तौर से? जो पिक होगा वो लॉरस लैब है। ये कोविड क्राइसिस के टाइम में भी बहुत अच्छा इन्होंने अर्निंग डिलीवरी किया था और पोस्ट कोविड भी जब नॉर्मलाइजेशन आएगा, ये एक स्ट्रक्चरल थीम पे बेस्ड है कंपनी। अगर लॉरस की बात करूं बिजनेस की, जो इसका एपीआई है, जो या हाई थेराप्यूटिक इसका ईआरबी है, डिवीजन है, वो बहुत ही स्ट्रक्चरल थीम बेस्ड एक अर्निंग विजिबिलिटी है वहाँ पे। और अगर यहाँ पे अगर कैपेसिटी की बात करें, आगे ही कैपेक्स करके रखा हुआ था, इसीलिए ये फ्यू कंपनीज है जहाँ पे कोई कैपेसिटी कंस्ट्रेंट देखने को मिल नहीं रहा है। और अगर मैनेजमेंट अभी भी 1500 से 1700 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपांशन की बात कर रहा है कुछ सालों में, उनको जानते हैं कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है उनके प्रोडक्ट के लिए। डिमांड विजिबिलिटी आने वाले 2-3 सालों के लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो लॉरस लैब अगर उसका अक्रॉस बिजनेस जो आउटलुक है बहुत स्ट्रांग है। रिसेंटली उन्होंने एक छोटी सी कंपनी को एक्वायर किया था, रिचको लाइफ साइंसेज। वहाँ पे भी मैनेजमेंट का मानना है कि FY 22 में रेवेन्यू डबल हो जाएगा, हालांकि बहुत कम है।
लेकिन रेवेन्यू वहाँ पे भी डबल हो जाएगा। इसके लिए मैनेजमेंट, अगर आप देखिए तो FY23 का जो टोटल रेवेन्यू बेस है दैट विल गो टू टच $1 बिलियन। अभी अगर FY21 की बात करूँ तो 4,800 के आसपास है। बाय FY23 दैट विल टच 7,500 करोड़। तो एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हाई रिटर्न रेशियो, तो ये कंसिस्टेंटली अच्छी करती जाएगी लॉस। यहाँ पे अभी भी हमारा बाय बना हुआ है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 720। ठीक है, तो लॉरस लैब्स है, संजीव को पसंद, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये स्टॉक रहा है पिछले 1 साल में, लेकिन यहाँ से भी दम बाकी है। हेमांग, पहली थीम तो आपने एग्री मॉनसून की बेसिस पे चुनी है, दूसरी जो पिक है आपकी वो किस थीम से है और क्यों चुना है आपने वो स्टॉक? दीपाली, जो दूसरा स्टॉक है वो स्पेशलिटी केमिकल और एग्री साइंस के अंदर ये कंपनी फिट होती है। इसका नाम पीआई इंडस्ट्रीज है और ये कंपनी के 3 मेजर डिविजन्स, एक R&D सर्विसेज है, एक CSM है और एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है। तो बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है और काफ़ी अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। और इसमें करंटली जो CSM का उसका जो डिवीजन है उसमें भी काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है $1.5 बिलियन का। तो उसमें एक काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी बनी रहेगी। और बहुत पॉजिटिव बात यह है कि जैसा काम ये लोग स्पेशलिटी केमिकल में कर रहे हैं वो अभी फार्मा में भी कहीं पे जाके वेंचर कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी पीआई इंडस्ट्रीज के लिए बन सकता है। पहले लोगों को एक कंसर्न था कि उन्होंने जो कैश रेज किया हुआ है उसका वो फाइनली एक्विजिशन नहीं कर पाए थे, तो जो रिटर्न रेशियोज थे वो थोड़े से कमज़ोर हो गए थे। बट रीसेंट कॉन कॉल में उस पर भी काफ़ी अच्छा एक फीडबैक मैनेजमेंट की तरफ से मिल गया है। तो ये दीपाली एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे कंसिस्टेंटली आपको अच्छा 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ और अच्छा एबिटा मार्जिन और लगभग 25 to 30% काइंड ऑफ नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखने लायक स्टॉक है। हमारा फिलहाल जो प्राइस टारगेट है वो 2945 है, बट जैसे जैसे विजिबिलिटी आएगी, क्वार्टरली नतीजे आएंगे, तो उसमें फिर हम उसके हिसाब से उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट ये स्टॉक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवर